हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आईएमबी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 जहां पर आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ से नीट 2014 में 15 में 16 में 17 में 19 नेशनल के लिए, उड़ीसा स्टेट के लिए, और जो नीट 2020 फेज 1 और फेज 2 हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। प्योर एनसीईआरटी आए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो नीट 2014 से लेकर 2020 तक के हम डिस्कस भी करेंगे। और आपको बता दूं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आया हो। सभी के सभी क्वेश्चन प्योर एनसीईआरटी है। जब डिस्कस करेंगे तो आपके सामने जो वो सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे। हर एक लाइन, हर एक वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, अब जो ये लेक्चर है हमने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिंपल सा है, डाइजेशन ऑफ फूड, यानी डाइजेशन कहां पर होगा फूड का, वो हमारी जो फूड पाइप है उसी के अंदर होगा। तो जैसे हम फूड को यहां पर लेकर जाते हैं, यानी जो ओरल केविटी होती है जहां पे आपके टीथ, टंग और जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकल कर आता है, वो सब कुछ कहां पर आता है आपका ओरल केविटी, बक्कल केविटी। तो यहीं से हमारा फूड डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो हम पहला जो पार्ट होगा वहां पर हम बात करेंगे ओरल केविटी के बारे में। देन हम बात करेंगे ईसोफेगस से आगे जो मेन पोर्शन होता है स्टोमक। अब स्टोमक में बात करेंगे किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होता है और कौन से एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट होते हैं, क्या कुछ फंक्शन होता है, वो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। थर्ड पार्ट के बाद बात करेंगे हम पेनक्रियाज के बारे में, जहाँ पे पेनक्रियाज से क्या निकल कर आता है और हमारे बाइल जूस से क्या निकल कर आता है और वो ड्यूडेनम में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो इंटेस्टाइन से रिलेटेड रहेगा कि इंटेस्टाइन से कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं और क्या कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे जो भी रेगुलेट करता है, जो न्यूरल मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म जो है वो कैसे परफॉर्म करता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज वहाँ पर करवाई जाती है और कहाँ से वो हार्मोन वगैरह सीक्रेट होते हैं। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और जो जो पार्ट है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं उसी पार्ट के बाद में उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट था, आपको बता दिया कि इस लेक्चर में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। मैं ये लेक्चर बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए और आपके क्वेश्चन हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical process। अगर जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, हमने वहां पर भी बात की थी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपका मैकेनिकल और बायोकेमिकल होता है। मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और हमारी मैकेनिकल होती है जहां पर अलग अलग मूवमेंट भी होती है। तो दोनों तरह से जो हमारा फूड जो वो डाइजेस्ट होता है। तो यहीं पर उन्होंने ये लाइन दोबारा बताई है कि जो हमारा फूड है वो मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है। ओके, अब हम सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं बक्कल केविटी। कि बक्कल केविटी जो हमारी ओरल केविटी है वहां पर क्या होता है, कौन सी फिजिकल प्रोसेस होते हैं, कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, किस चीज का डाइजेशन होता है। सिंपल देखिए, द बक्कल केविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। सिंपल सा समझ लीजिए, यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो बक्कल केविटी उसमें होते हैं टीथ। टीथ क्या करेंगे, मैस्टिकेशन, मतलब उस जो फूड हम जो भी लेकर जा रहे हैं उसको काटने का और चबाने का काम सारा किसका होगा, वो टीथ का होगा। तो टीथ ये काम करेंगे। और फैसिलेशन ऑफ स्वेलिंग, जो स्वेलिंग है जो मतलब निगलना है, उसमें मदद कौन करेगा, हमारी टंग मदद करेगी। और ये जो मैस्टिकेशन वाला पूरा प्रोसेस है इसमें भी कौन मदद करेगी, हमारी टंग मदद करेगी। और जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आ रहा है उसको भी मिक्सअप करने का काम कौन करेगी, हमारी जो टंग है वो मदद करेगी। ओके, देखिए, द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ द सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। सिंपल सा आप ऐसे समझ लीजिए कि आप कोई फूड खाते हो, अब फूड खाने के बाद क्या होता है, वहां पर उसको कट करते हो, चीविंग करते हो, उसके साथ आपका पूरा प्रोसेस चलता रहता है। मतलब आपकी टंग इधर उधर जाती रहती है, उस फूड को इधर उधर ले जाती रहती है और जो सलाइवा वो भी सीक्रेट होता रहता है। उससे क्या होता है, आपका सलाइवा भी मिक्स हो रहा है, आपका फूड जो है वो कट भी हो रहा है, चीव भी हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, उसको कटिंग भी की जा रही है, उसको चबाया भी जा रहा है और फिर धीरे धीरे जब वो अच्छे से हो जाता है उसको आप निगल भी लेते हो, स्वेलो भी कर लेते हो। ओके, म्यूकस इन द सलाइवा हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेटिंग एंड एडेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू ए बोलस। ओके, अब यहां पर ध्यान से समझिए, होता क्या है, पहले आप एक फूड जो है उसको लेके जाते हो। मतलब आपने एक रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा लिया है, उसको आप मुंह में रखते हो, काफी देर उसको काटते हो, ठीक है, और वहां पर वो सारा काम हो रहा है, जहां पे आपकी टंग जो है वो सारा काम कर रही है और आपका सलाइवा जो आ रहा है वो भी काम कर रहा है। तो तीनों चारों चीजें मिक्स हो जाती है। अब जब वो फूड बहुत छोटा छोटा कट जाता है तो छोटे छोटे पार्ट जो वो इकट्ठे हो के अलग अलग ऐसे गोली सी बन जाते हैं। ओके, तो वो जो आपका छोटा छोटा पार्टिकल मिक्सअप हो जाते हैं, एडेरिंग का मतलब वो आपस में वापस चिपक जाते हैं छोटे छोटे, वो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं बोलस। तो आप एक साथ जैसे खाना खाते हुए ऐसे करके अंदर लेके जाते हो ना, तो वो आप एक बोलस अंदर लेके गए, फिर आप दोबारा से
ऐसे करते हो ना, तो सेकंड बोलस अंदर लेके गए, तो वो जो पार्टिकल एक साथ इकट्ठे होकर एक बार में साथ जा रहे हैं वो एक पूरा आपका बोलस कहलाता है। ओके, द बोलस इज देन कन्वेंट इनटू द फेरिंग्स एंड इनटू द ईसोफेगस बाय स्वेलोइंग और डीग्लूटिशन। सिंपल सा है, ये स्वेलोइंग भी बोलती है इसको, ऐसे फूड लेके जाने को, या डिग्लूटिशन, दोनों एक ही बात है, चाहे स्वेलोइंग बोल लो चाहे डिग्लूटिशन बोल लो, एक ही बात है। ओके, अब उसके बाद क्या होता है देखिए, द बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव मूव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। उसके बाद जो ईसोफेगस है वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक कैसे, मतलब जैसे ऐसे 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 मूवमेंट होगी, ऐसे वाली, जैसे सांप सा चल रहा होता है ना, ऐसे ऐसी मूवमेंट होगी, दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे। ओके, जैसे स्नेक चल रहा हो ऐसी मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे। ओके, मतलब फूड यहाँ पे है, फिर वो यहाँ पे आगे, फिर ऐसे, फिर नीचे, मान लीजिए फूड यहाँ पर है, देखिए अब क्या होगा, ऐसे ऐसे चलेगा, तो ऐसे फूड, ऐसी जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सिंपल सा समझ में आ गया। ओके, द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। ये हमने वहां पे भी पढ़ा था, दोबारा बता रहा हूँ। जब ईसोफेगस स्टोमक के अंदर जाती है तो वहां पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। वो रेगुलेट करता है कि कितना फूड जो स्टोमक के अंदर जाएगा और स्टोमक से बाहर ना आए कुछ। ओके, अब हम बात करेंगे डाइजेशन की। जो हमारा सलाइवा है वहां पर कौन सा एंजाइम आएगा और किस चीज को डाइजेस्ट करेगा। ओके, चलिए, द सलाइवा सीक्रेटेड इनटू ओरल कैविटी कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम क्लोरीन हाइड्रोकार्बोनेट। तो ये जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं सलाइवा के अंदर। तो चार हैं, चारों के चारों याद रखने हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज सीक्रेटेड बाय द सलाइवा। तो आपको चारों के चारों याद रखने पड़ेंगे, सोडियम पोटेशियम Cl और HCO3- चारों के चारों अच्छे से याद रख लेना। ओके, ये तो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारे सलाइवा में आते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से आते हैं देखिए, एंजाइम्स है सलाइवरी एमाइलेज एंड लाइसोजाइम। तो याद रखना, जो हमारी बक्कल केविटी ओरल केविटी होती है वहां पर दो एंजाइम बताए गए हैं, सलाइवरी एमाइलेज और हमारा लाइसोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज जो है वो हमारा जो मेन एमाइलेज किससे रिलेटेड होता है, स्टार्च से। तो जो स्टार्च होता है, स्टार्च किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का। तो वो जो डाइजेशन करने का काम होगा वो कौन करेगा, सलाइवरी एमाइलेज। लाइसोजाइम क्या करेगा, अगर हमारे फूड में कोई बैक्टीरिया वगैरह है तो उनको जो है वो डिग्रेड करने का, उनको नष्ट करने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम करेगा। देखिए, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सलाइवरी एमाइलेज। सिंपल सा देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डाइजेशन हमारे किस पार्ट से स्टार्ट होता है, तो सिंपल बोल देना ओरल कैविटी से स्टार्ट होता है। किस चीज का डाइजेशन जो है वो यहां पर हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट अगर ऑप्शन में हो तो वो भी आएगा, या फिर स्टार्च हो तो वो आएगा। अगर स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट दोनों ऑप्शन में हो तो आपको स्टार्च लगाना है। ओके, याद रखना, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो कहां पर स्टार्ट हो जाता है, ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। अब कितना डाइजेस्ट हो जाता है, मान लीजिए आपने 100% स्टार्च लिया है। ओके, केवल आपने 100% प्योर जहां पर स्टार्च ही है, उसमें से जो 30% स्टार्च होगा उसका डाइजेशन कहां पर हो जाएगा, आपका ओरल कैविटी के अंदर हो जाएगा। समझ में आ गया। ओके, चलिए, यही इन्होंने बताने की कोशिश की है। देखिए, अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। यानी जो सलाइवरी एमाइलेज है वो अबाउट 30%, टोटल जितना भी स्टार्च होता है उसका 30% जो होता है वो वहां पर ही डाइजेस्ट कर देता है। कहां पर, ओरल कैविटी के अंदर ही। ओके, और वहां पर पीएच पूछा जाए तो ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8, यानी स्लाइटली एसिडिक। देखिए 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे जाएंगे एसिडिक, 7 से अबव जाए बेसिक। तो 6.8 है, मतलब बेसिक न्यूट्रल से थोड़ा सा नीचे है तो स्लाइटली एसिडिक होता है। इनटू ए डाइसेक्राइड माल्टोज। तो सिंपल सा समझ लीजिए, स्टार्च जो होती है वो सलाइवरी एमाइलेज की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाती है, माल्टोज में, और टोटल कितनी होती है, 30%। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा था हमारा, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो मैंने बताया था ना कि हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है तो उसको क्या करेगा, वो वहां पर ही प्रिवेंट कर देगा, मतलब वहीं पर उसको डिग्रेड कर देगा, उसको नष्ट करने की कोशिश करेगा। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। ओके, और ये दोनों एंजाइम जो आपका सलाइवरी एमाइलेज है और लाइसोजाइम में कहां से सीक्रेट होता है, आपका सलाइवरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं।
देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट होता है सलाइवरी एमाइलेज की मदद से, और वहाँ पर पीएच जो होता है वो 6.8 होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है जहाँ पर हमने ओरल कैविटी की बात कर ली है। सिंपल सा याद रखना, पूरा दोबारा समरी कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है आपका मेनली जो है वो सबसे पहले मेस्टिकेशन होता है, मेस्टिकेशन के बाद बोलस बनती है, बोलस को हम निगलते हैं। ये पॉइंट पहले क्लियर हो जाना चाहिए, जो ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में पहुंचता है। ईसोफेगस में मूवमेंट चलती है पेरिस्टाल्टिक। ओके, ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास मेनली दो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, सलाइवरी एमाइलेज और हमारा लाइसोजाइम। इसके अलावा होते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो 4 होते हैं। ओके, अब जो एंजाइम है, एक एंजाइम जो स्टार्च को जो है वो डाइजेस्ट करने में मदद करता है, और सेकंड जो है एंटीबैक्टीरियल जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो ये आपको बिल्कुल समराइज करके याद हो गया होगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं स्टोमक। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, 4 to 5 क्वेश्चन तो केवल इसी पोर्शन से आए हैं। ठीक है, अब जो हमारा फूड है वो हमारे स्टोमक में पहुंच चुका है, बट इससे रिलेटेड एक और पॉइंट याद रखना, इन विच पार्ट ऑफ द फूड पाइप नो डाइजेशन अकर। ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर 1% भी डाइजेशन नहीं होता, ना कोई एंजाइम सीक्रेट होता, वो है हमारा ईसोफेगस। तो देखिए सलाइवरी एमाइलेज के बाद डायरेक्ट हम जो स्टोमक की बात करें, ईसोफेगस की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन, कोई भी एंजाइम वगैरह सीक्रेट नहीं होता है, इसीलिए केवल वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, याद रखना। ओके, तो अब हम किसकी बात करेंगे, स्टोमक की। स्टोमक में वही बात करेंगे सबसे पहले, इसका क्या काम है, इसमें कितने टाइप के सेल हैं, वो सेल क्या काम करते हैं, कौन कौन से एंजाइम यहाँ पर सीक्रेट होते हैं, और वो कैसे एक्टिव वगैरह होते हैं। हर एक चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान से देख लेना। सबसे पहले देखिए, द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। याद रखिए हमने ये म्यूकोसा किसकी बात करा है, 4 लेयर हमने बात की थी, सिरोसा, मस्कुलरी, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। तो ये जो म्यूकोसा लेयर है उसकी बात कर रहा है कि जो वो म्यूकोसा लेयर है स्टोमक की, उसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप ऑफ द सेल। तो वहां पर जो अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, ओके, उनमें 3 अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे। किसी ग्लैंड में कोई भी सेल हो सकता है, किसी में कोई भी सेल हो सकता है। मेनली ये बता रहा है हमारा स्टोमक है, स्टोमक के अंदर बहुत सारे ग्लैंड है। ये जो हमारे ग्लैंड्स है वो म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो जो ग्लैंड्स होते हैं उनमें कुछ सेल्स होते हैं। कितने टाइप के सेल्स होते हैं, 3 टाइप के सेल्स होते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो सेल्स होता है वो होता है म्यूकस नेक सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। तो सबसे पहला जो सेल्स होगा वो म्यूकस नेक सेल बोलेंगे, और वो क्या सीक्रेट करेगा, म्यूकस। नाम से ही जाहिर हो रहा है म्यूकस नेक सेल, तो सीक्रेट भी म्यूकस ही करेगा। सेकेंड सेल कौन से हो सकते हैं हमारे, पेप्टिक और चीप सेल। याद रखना, चाहे पेप्टिक सेल बोल लो चाहे चीप सेल बोल लो, बात एक ही है। ये क्या सीक्रेट करते हैं, विच सीक्रेट द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। अब ये प्रो एंजाइम और एंजाइम में डिफरेंस क्या होता है समझिए, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप पढ़ तो पहले भी रहे थे, 10th क्लास तक आपने स्टडी की है, 11th 12th तक भी आपने स्टडी की है, या तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th 12th में जो वो नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। इसका मतलब क्या है, आप नीट के लिए अब एक्टिव हुए हो, ओके, पर 10th तक आप इतने एक्टिव नहीं थे। तो वो जो एंजाइम होगा जो पहले एक्टिव नहीं होगा उसको हम बोलेंगे प्रो एंजाइम, और जो अब पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एंजाइम। याद रखना, प्रो एंजाइम और एंजाइम में मेनली इतना ही डिफरेंस होता है कि पहले वो आराम करा होता है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करा होता है, अब उसको बोलते हैं कि ये काम करना है, वो झट से एक्टिव हो जाएगा, हाँ अब ये काम करता हूँ भाई, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एंजाइम बन जाएगा। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन बहुत ही, नीट की डेट बिल्कुल पास आ जाती है तो वो एंजाइम बनते हैं, मतलब फिर वो एक्टिव होते हैं, ओके, और अगर 2-4 महीने पड़े हैं तो वो इनएक्टिव होते हैं। ये भी चीजें हैं। तो प्रो एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव स्टेज में होता है, एंजाइम जो होता है वो एक्टिव स्टेज में होता है, याद रहेगा। ओके, अब जो हमारे ग्लैंड्स है म्यूकोसा के अंदर, वहां पे 3rd टाइप का सेल्स कौन सा होता है, पेराइटल सेल्स और ऑक्सिंटिक सेल्स विच सीक्रेट HCl एंड इंट्रेंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये लाइन अच्छे से याद रखना, नीट 2019 और नीट 2020 फेज 2 दोनों बार आई हुई है, बता रहा हूं फिर से। अब जो यहाँ पर अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं उसमें 3rd टाइप के सेल्स होते हैं, जिसे आप ऑक्सिंटिक सेल भी बोल सकते हो, पेराइटल भी बोल सकते हो, ओके, पेराइटल भी बोल सकते हो, ऑक्सिंटिक भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ये जो सेल्स होते हैं वही आपके स्टोमक के अंदर जो एसिड होता है उसको सीक्रेट करते हैं, और कौन सा एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोराइड। जो HCl है वो सीक्रेट होता है एसिड आपके स्टोमक के अंदर। इसके अलावा कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ही रिक्वायरमेंट है, उनके बगैर जो है वो कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो उनमें से एक है विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो है अगर उसको एब्जॉर्ब करना है तो वहाँ पर कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज किए जाते हैं
जो कौन से सेल्स रिलीज करते हैं, आपके ऑक्सेंटिक सेल्स रिलीज करते हैं, जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, याद रहेगा, सिंपल सा है, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बता चुका हूं, क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि फूड का मेजर क्या परफॉर्म, जो मेजर जो रोल है वो क्या है, और वो जो प्रो एंजाइम हमने देखा था, जो पेप्सिनोजन था, जो आपका पेप्टिक या चीप सेल सीक्रेट करा था, वो अब एक्टिव कैसे होगा, और कौन कौन से अदर एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, अभी देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक एक लाइन एक एक वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, द स्टोमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। सबसे पहली पॉइंट याद रखना, जो स्टोमक होता है वहां पर हमारा फूड स्टोर होता है, कितने टाइम के लिए होता है, 4 to 5 आवर के लिए। सेकंड, द फूड मिक्सेस थ्रूली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड द चाइल्ड। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो है हमारी ईसोफेगस, वहां पर मूवमेंट कौन सी थी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थी। बट जो हमारा स्टोमक होता है ना, वो ऐसे ऐसे, मतलब जैसे आप एक आटा लेते हो रोटी बनाने के लिए, उसको पहले पानी डालते हो, फिर उसको गूंथते हो ना, ऐसे 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 हाथों को ऐसे ऐसे कर करके, है ना, वो मूवमेंट कौन सी कहलाती है, चर्निंग मूवमेंट। यानी कुछ गूंथ रहे हो आप, ऐसे पूरी तरह से उस चीज को मिला रहे हो। क्या करते हो आप, वो जो पानी है उस आटे के अंदर पूरे अच्छे से मिला रहे हो। तो इसी तरह यहां पर जो स्टोमक होता है उसके अंदर होती है चर्निंग मूवमेंट, यानी जो एसिड यहां पर सीक्रेट हो रहा है, HCl ऐसे डाला, इधर से फूड आया हुआ है, इधर से HCl डाला, अब उसको मिलाना है अच्छे से, पूरे HCl को पूरे फूड में अच्छे से मिलाना है ऐसे। तो वो स्टोमक ऐसे ऐसे सारी मूवमेंट करेगा, एक तरह से मशीन की तरह, यानी क्या करेगा, पूरा जो एसिड है उस पूरे फूड के अंदर अच्छे से मिला देगा। तो वो जो पूरी मूवमेंट होती है जो मस्कुलर वॉल के द्वारा, उसी को बोलते हैं काइम। तो याद रहेगा आपको, काइम किसको बोलते हैं, सिंपल है, जैसे आटा गूंथना होता है ना, वैसे स्टोमक के अंदर जो मूवमेंट चल रही होती है उसको बोलते हैं काइम। आ गया समझ में। चलिए अब जो हमारा पेप्सिनोजन एंजाइम है, ओके, पेप्सिनोजन क्या है, एक प्रो एंजाइम है, यानी अभी एक्टिव नहीं है। तो देखिए, द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब यहां पर तो पूरा एसिड आ चुका है। एसिड किसने सीक्रेट किया था, पेराइटल सेल, या बोल लीजिए आपके ऑक्सेंटिक सेल ने। और जो आपके पेप्टिक सेल है, चीप सेल है, वो बोलते हैं कि भैया एसिड उसिड आ चुका है, प्रोएंजाइम आ जाइए। वो प्रोएंजाइम आता है, वो आके देखता है यहाँ पे तो पूरा एसिड एसिड और ऐसा सब कुछ हो रहा है, वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। अब मैं काम करूंगा, इतना सब कुछ चल रहा है, मैं भी कुछ करूंगा, वो एकदम से एक्टिव होता है। अब वो एक्टिव उसको करता कौन है, वो HCl सीक्रेट करता है। जो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हैं देख मैं इतना काम कर रहा हूँ, इस आटे में जो हमारा फूड है उसमें पूरी तरह मिक्स हो रहा हूं मैं, आजा जल्दी से। तो प्रोएंजाइम बोलता है अभी एक्टिव हो जाता हूं। तो HCl जो है वो पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है। एक्टिव कौन करता है यहाँ पर, HCl, किसको, पेप्सिनोजन को, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो पूरा एक्टिव हो चुका है पेप्सिन। दैट इज द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक। प्रोटियोलाइटिक का मतलब है जो प्रोटीन को तोड़ेगा। तो HCl कहता है देख अब इसमें जो भी प्रोटीन मिलती है तोड़ दे। पेप्सिनोजन कहता है ये लो ये लो ये लो। वो पूरे एक तलवार लेकर आता है, जो भी प्रोटीन होता है उसको तोड़ने ब्रेक करना स्टार्ट करता है। समझ में आ गया, सिंपल सा। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजिस एंड पेप्टोन्स दैट इज पेप्टाइड। तो याद रखना, अब जो आपका पेप्सिन एंजाइम है उसको प्रोटीन मिलती है, ये ब्रेक डाउन किया, किस किस में, दो टुकड़े कर दिए। कौन कौन सा, सबसे पहला प्रोटियोजिस एंड सेकंड है पेप्टोन, जिसको आप पेप्टाइड भी बोल सकते हो। ओके, याद रखना ये पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुई है, बस जो प्रोटीन है उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन ही किया है। पूरी तरह से जो डाइजेशन यानी अब एब्जॉर्बर फॉर्म में अभी नहीं आई है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट प्रोटीज और पेप्टोन्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर पाए, इस फॉर्म में नहीं आई है। अब और क्या होता है देखिए, द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय द हाईली कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब समझिए, यहां पर एक सिंपल सी समझ में आपको बात आ जानी चाहिए। देखिए, हमारे अंदर हम जो भी फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपल सा है। जैसे कोई मीट वगैरह खाता है, कोई फिश खाता है, कोई रॉ मीट भी खा लेता है, कई बार रॉ मीट का मतलब कच्चा मांस भी कोई खा लेता है ह्यूमन बीइंग, तो वो भी जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपल सा है। ओके, तो अगर आप इससे यार रिलेट नहीं करें तो आप देखिए, जैसे टाइगर वगैरह तो वो बिल्कुल रॉ मीट खाते हैं, मतलब कोई डियर उसको शिकार करते हैं, वो रॉ मीट कच्चा मांस खाते हैं। ओके, ऐसे ही कुछ ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, कुछ पका हुआ मांस खा लेते हैं, कई बार गलती से वो भी जो है वो रॉ मीट खा लेते हैं। अब आप ये देखिए, रॉ मीट का मतलब क्या हुआ, वहां पर भी वही एपिथेलियल लेयर, वही टिश्यू वगैरह, वही सब कुछ होंगे जो कि हमारे स्टोमक के अंदर है।
जो हमारी पूरा जो बॉडी है वो भी तो हमारी जो है इन्हीं चीज़ों से बनी है, सेल्स वगैरह से, और जो मीट जो हम ला रहे हैं वो भी तो वही सेम चीज़ है। तो आप एक इस डिफरेंस समझिए कि हम मीट जो खाते हैं वो हमारे अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, तो मीट भी तो किस चीज़ का बना है, वही सेल्स का बना है, और हमारी स्टोमक जो है वो भी किस चीज़ का बना है, वही सेल्स का बना है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह जो वो हर चीज़ को डाइजेस्ट करती है तो अपने आप को भी तो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो वहां पर चाहिए हमें प्रोटेक्शन, हर चीज़ में प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होती है। जैसे बाइक चला रहे हो तो हेलमेट, गाड़ी चलाते हो सीट बेल्ट, ये सारी प्रोटेक्शन होती है। इसी तरह यहाँ पर भी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा अगर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स देखेंगे कुछ आ नहीं रहा है तो स्टोमक को ही डाइजेस्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर भी तो वही सेल्स वगैरह हैं, वही टिश्यू वगैरह हैं। तो वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए होता है क्या, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। कुछ म्यूकस और कुछ बाइकार्बोनेट ऐसे होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस किसको बोलेंगे, जो स्टोमक के अंदर जो रिलीज हो रहा है उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक जूस, जो हमारे पेनक्रियास से हो रहा है उसको बोलेंगे पेनक्रियाटिक जूस, जो इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है उसको बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस। तो जो हमारा स्टोमक से जो जूस रिलीज हो रहा है, ओके, उसके अंदर म्यूकस और बाइकार्बोनेट होते हैं जो ये देखते हैं कि जो हमारी पूरी जो लेयर है वो प्रोटेक्ट रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो एंजाइम्स उधर गदर मचा रहे हैं, जो प्रोटीन को काट पीट रहे हैं, पूरा HCl मचा रहे हैं इधर उधर से, तो वैसा ना हो कि स्टोमक को साथ में ही ले लें, उसको भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दें। तो वहाँ पे प्रोटेक्शन कौन करता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, ओके। चलिए आगे देखिए, द म्यूकस यहाँ पर हो चुका है हमारा। अब देखिए यहाँ पर HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH दैट इज 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। अब यहां पर ये समझिए, जो HCl होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक कितना होता है, 1.8, क्योंकि आपको पता है HCl जो वो एसिड ही होता है, बट उसका pH यहाँ पर NCERT में 1.8 दिया है, तो आपको 1.8 याद रखना है। और 10th वाले में 1.6 दिया, इन्होंने अलग अलग दिया, बट याद रखना 1.8, 1.5 से लेकर 2 पॉइंट तक दिया होता है, बट यहाँ पर 1.8 दिया तो 1.8 याद रखना। ये ऑप्टिमल है पेप्सिन के लिए, मतलब पेप्सिन जब ये इतना pH होगा तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा, ओके। इसके अलावा यहां पर देखिए, सबसे पहले था पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो था वो पेप्सिन में कन्वर्ट हुआ, यानी अभी तक केवल एक ही एंजाइम की बात कर रहे थे, वो था हमारा पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन पे वर्क कर रहा था। सेकेंड एंजाइम की बात करते हैं, रेनिन। अब रेनिन किस में प्रेजेंट होता है, रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो यानी जो रेनिन एक एंजाइम है वो भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। तो पेप्सिन भी आपका प्रोटियोलाइटिक था, रेनिन भी आपका प्रोटियोलाइटिक है, यानी प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। बट जो रेनिन होता है वो किस में होता है, इन्फेंट के अंदर होता है। इन्फेंट मतलब जो छोटा बच्चा अभी जन्म से पैदा ही हुआ है उसके अंदर होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जो छोटा बच्चा होता है उसको स्टार्टिंग में तो 6 मंथ तक तो केवल मिल्क 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 ही मिलता रहता है ना। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा मिल्क हो जाता है तो उसको जो डाइजेशन करने के लिए एंजाइम भी ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर एक रेनिन एंजाइम होता है इन्फेंट्स के अंदर। तो स्टोमक में 2 एंजाइम आ चुके हैं आपका, पेप्सिनोजन और रेनिन। अब आप ऐसा सोचते हो कि एक लाइन छोड़ देते हैं, एनसीईआरटी में एक लाइन कौन समझता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आर ऑल्सो सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो 3 एंजाइम हो गए, पहला था हमारा पेप्सिनोजन, सेकंड था रेनिन, और थर्ड आ गया हमारा लाइपेजेस। लाइपेजेस ज्यादा फेट वगैरह पे जो वो वर्क करता है, ये भी गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, ओके। तो तीनों अच्छे से याद रख लेना। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो यहां से क्वेश्चन आ चुके हैं वो। सबसे पहला क्वेश्चन है नीट 2014 का, ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। जो हमारा 2011 में भी आया था AIPMT में और 14 में सेम आया था। ऑप्शन दिए गए लाइपेज, ट्रिप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। ध्यान से देखिए, इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन। इनिशियल स्टेप ऑफ डाइजेशन का मतलब है जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास केवल एक एंजाइम होगा, वो रेनिन होगा, तो आंसर आएगा रेनिन। दोनों दिए हुए पेप्सिन और रेनिन, बल्कि मिल्क डाइजेशन इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, तो मिल्क के अंदर हमें केवल रेनिन बताया गया था, तो आंसर आ जाएगा रेनिन। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा नीट 2015 जो एग्जाम कैंसिल हो गया था वहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेंट, यानी जो गैस्ट्रिक जूस है इन्फेंट का, उसके अंदर क्या क्या मिलेंगे, कौन कौन से एंजाइम मिलेंगे, पेप्सिनोजन, लाइपेज, रेनिन, एमाइलेज, रेनिन, पेप्सिनोजन, माल्टेज, पेप्सिनोजन, रेनिन, न्यूक्लियस, पेप्सिनोजन, लाइपेज। हमने 3 पढ़ा था, सबसे पहले पेप्सिनोजन या बोल लीजिए या फिर पेप्सिन बोल लीजिए, ओके। सेकंड हमने पढ़ा था रेनिन और थर्ड हमने पढ़ा था लाइपेज। तो ऐसा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट वाला ही। एमाइलेज हमने पढ़ा था, नहीं, एमाइलेज तो हमने वहां पर पढ़ा था बक्कल कैविटी, गैस्ट्रिक जूस में नहीं पढ़ा था। माल्टेज यहाँ पर पढ़ा, नहीं पढ़ा। न्यूक्लियस हमने पढ़ा, यहाँ पर नहीं पढ़ा, ओके। तो इसे आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा नीट 2016 का, बहुत ही आसान सा है। इन द स्टोमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय, यानी गैस्ट्रिक एसिड जो था वो किसके द्वारा सीक्रेट होता था? पैराइटल सेल, पेप्टिक सेल, एसिडिक सेल, गैस्ट्रिक सीक्रेटिंग सेल। तो सिंपल सा था, HCl जो था वो पैराइटल सेल बोल लीजिए, ऑक्सीडेटिव सेल वो सीक्रेट करे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा पैराइटल सेल। बहुत ही आसान सा था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा नीट 2020, नीट 2020 फेज 2 जो 14 अक्टूबर को हुआ था, वहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया बहुत ही आसान सा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इंट्रिंसिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन, यानी कौन सा इंट्रिंसिक फैक्टर है जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन में ऑफ विटामिन B12 इज सीक्रेटेड बाय। तो वह कौन से इंट्रिंसिक फैक्टर जो सीक्रेट किए जाते हैं जिसकी वजह से जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब हो जाता है? मैंने ये आपको बताया भी था। हिपेटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल, चीप सेल या फिर गोबलेट सेल? बहुत सी आसानी से ऑक्सेंटिक सेल, साफ साफ ब्रैकेट में लिख रखा था, हमने किया था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा, नीट 2020 फेज 2 का सेकंड क्वेश्चन। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन, यानी जो रेनिन एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक वो कहां पर मिलेगा? बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। मैंने आपको ये बताया था, ये गैस्ट्रिक जूस है जो स्टोमक में रिलीज होते हैं, पेनक्रिया से होंगे वो पेनक्रियाटिक होंगे, इंटेस्टाइन के अंदर होगा वो इंटेस्टाइनल होगा, बाइल जो होगा वो आपका लीवर से होगा। तो आंसर आ जाएगा गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर था हमारा रेनिन। ओके, तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो भी जाने चाहिए। आई होप आपके क्वेश्चन हो भी गए होंगे। चलिए देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, चाहे वो आपका 14 में हो, चाहे वो आपका 15 में हो, चाहे वो आपका 19 में हो, चाहे वो आपका 2020 हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं मेनली जो पेनक्रियाज और बाइल जो लीवर वगैरह से आएंगे ड्यूडेनम के अंदर, उनमें क्या क्या होता है। देखिए वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरीज लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए हमने इसोफेगस के अंदर बात की थी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो हमारा स्टोमक था वहां पर हमने बात की थी चर्निंग मूवमेंट। बट यहाँ पर कोई भी मूवमेंट, अलग अलग बहुत सारी मूवमेंट होती है, तो इन्होंने सिंपल बोल दिया कि वेरियस टाइप की मूवमेंट होती है, कोई एक जो उन्होंने नहीं बताया। ओके, these movement help in the through mixing of the food with the various secretion in the intestine and thereby facilitating digestion। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी अब अलग अलग एंजाइम्स वगैरह आएंगे, अलग अलग कुछ जूस वगैरह आएगा, तो वो भी मिक्सअप करना है। तो वो भी मिक्सअप करना है, तो यहाँ पर भी अलग अलग मूवमेंट होगी। ये मूवमेंट यही तो काम करेगी, जो भी सीक्रेट हो रहा है उसके साथ जो फूड है उसको मिक्सअप कर दो। ओके, चलिए अब कौन कौन से होते हैं। देखिए दी बाइल, बाइल कहाँ से आएगा? जो बाइल जूस है वो लीवर से आएगा। पेनक्रियाटिक जूस कहाँ से आएगा? आपका पेनक्रिया से आएगा। एंड इंटेस्टाइनल जूस कहाँ से? आपका इंटेस्टाइन का आएगा। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ही तो सब कुछ आएगा ना। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? ड्यूडेनम पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? पेनक्रियाटिक जूस के बारे में और बाइल के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ओके, सीक्रेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस के बारे में बात करेंगे। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। सबसे पहले तो आपको सिंपल सा समझ में आ जाना चाहिए, जो हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर अच्छे से बताया था। ओके, अगर आपने वो लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपने देखा तो अच्छी बात है। तो हमने बताया था वहाँ पे हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो वो ड्यूडेनम में आ जाएंगे, और वहाँ पे एक स्फिंक्टर था, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जहाँ से नीट 2016 में क्वेश्चन भी था। चलिए, द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। अब जो पेनक्रियाटिक जूस आया है वहां पर इनएक्टिव एंजाइम है। इनएक्टिव मतलब अभी एक्टिव नहीं है, अभी वो आराम से जाएंगे, ऐसे लेटे 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 ड्यूडेनम में पहुंच गए हैं। अब ड्यूडेनम बोल रहा है भैया अब आपको एक्टिव होना है, वो यहाँ पे काम करना है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, पेनक्रियाज में आपने बहुत गदर मचा लिया, अब आपको एक्टिव होकर काम करना है, ठीक है। पर पहले ये बात कर लेती है कि वहां पे कौन कौन आया है, यानी कौन कौन से एंजाइम्स आए हैं। देखिए ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। अब आप ये कहोगे सर इतने सारे एंजाइम्स है, कोई हमें शॉर्ट ट्रिक बता दो। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, सिंपल सा समझ लीजिए। हम मेनली 4 चीजों का डाइजेस्ट करेंगे, अभी बता रहा हूं, आगे याद रखना। किस किस का? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। ये कैसे न्यूक्लिक एसिड? हमने सुना नहीं, बताता हूं, याद रखना कौन कौन से। पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आप ये मान लीजिए, चाहे आप कोई प्लांट खा रहे हो, वेजिटेरियन हो, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, वो किससे बनते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? सेल होता है, और सेल के अंदर क्या मिलेगा? जेनेटिक मटेरियल मिलेगा ही मिलेगा, पता ही आपको, हाँ या ना। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो चाहे आरएनए, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। आपका फूड जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अंदर आता है, चाहे आप जो है वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वेजिटेरियन हो, तो वहां पर उसके अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल होगा या नहीं होगा, यानी न्यूक्लिक एसिड होगा या नहीं होगा? होगा।
तो आपको समझ में आ गया। तो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड इन 4 चीजों का डाइजेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिए 5 एंजाइम दिए, देखिए सबसे पहले आप याद रखना ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड्स, ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करेंगे। आ गया याद? ओके। एमाइलेजिस कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में मदद करेंगे। आ गया याद? ओके, 2 चीजों का हो चुका है। लाइपेज आपका फैट का डाइजेशन में मदद करेंगे, 3 चीजों का हो चुका है। और न्यूक्लियसिस आपका न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में मदद करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स हैं आपको बहुत आसानी से पता चल जाना चाहिए। और ये पांचों के पांचों अभी इनएक्टिव स्टेज में है। इनएक्टिव स्टेज में वो ड्यूडेनम के अंदर आते हैं और वहां पर क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। समझ में आ गया? ध्यान से देखिए, यहां पर ये सारे के सारे एंजाइम्स आते हैं, फिर यहां पर ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो है उसको इधर बुलाया जाता है, इधर हाँ, एंटेरोकाइनेज बुलाता है इधर। एक थप्पड़ मारता, एक्टिव हो जा, ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होकर ट्रिप्सिन बन जाता है। ओके, ये काम किसने किया? एंटेरोकाइनेज ने। एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को बुलाता है, इधर आता है, थप्पड़ मारता है, एक्टिव करता है। अब ट्रिप्सिन एक्टिव होकर बाकी सबको एक्टिव कर देता है। समझ में आ गया? वो जाता है, उसके थप्पड़ लग चुका है, वो उसको बोलता है अब किसी पे तो वो गुस्सा उतारेगा, वो सबको एक्टिव कर देता है, चलो काम लगो लगो लगो। तो यहां पर क्या होता है, जो आपका ट्रिप्सिनोजन होता है वो एक्टिवेटेड होता है एंटेरोकाइनेज की मदद से, और ये सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो आपका एंटेरोकाइनेज है वो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा है वहां से सीक्रेट होता है। ओके, याद रखना, इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोसा लेयर है वहां से एंजाइम सीक्रेट होता है एंटेरोकाइनेज। वो ट्रिप्सिनोजन को इधर से बुलाता है कि पैनक्रियाज से आ गए हो, बट यहाँ पे अब इंटेस्टाइन में आ गए हो, इंटेस्टाइन की चलेगी, मैं हूं एंटेरोकाइनेज, आप हो ट्रिप्सिनोजन, आप बन गए हो ट्रिप्सिन, जाइए दूसरों को एक्टिवेट कीजिए और काम स्टार्ट कीजिए। समझ में आ गया? ओके। विच इन टर्न एक्टिवेट द अदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। अब ये जो ट्रिप्सिन है वो जाता है और बाकी सभी एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है। ओके, बट यहाँ पे लाइपेजिस जो है वो बाइल भी एक्टिवेट कर सकता है, ये हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ओके, द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम। अब ये बाइल कहां से आया है? ये लीवर से आया है। द बाइल रिलीज्ड इन द ड्यूडेनम कंटेन द बाइल पिगमेंट दैट इज बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो जो बाइल आया है लीवर में, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। सबसे पहले वहां पर बाइल पिगमेंट होंगे, कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बाइल सॉल्ट भी होंगे उसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल भी होगा उसके अंदर, एंड फोस्फोलिपिड भी होंगे उसके अंदर। इतनी सारी चीजें होंगी, मतलब कुछ पिगमेंट भी होंगे, कुछ सॉल्ट भी होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी होंगे, फोस्फोलिपिड भी होंगे, बट नो एंजाइम्स। बट बाइल कहता है यहां से कोई भी एंजाइम बाहर नहीं जाएगा। तो बाइल के थ्रू और बहुत सारी चीजें आती है, बट कोई भी एंजाइम नहीं आता है। तो एंजाइम केवल पेनक्रियाज से आते हैं। ओके, जो इनएक्टिव स्टेज में होते हैं वहां पर इंटेस्टाइन में आके एक्टिव बनते हैं। ओके, तो फिर आप पूछोगे बाइल आया, ये कुछ तो करे ना, कुछ तो डाइजेशन में मदद करे। तो बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसेलिस। तो यहाँ पे बाइल जो होता है वो फैट को पकड़ता है। बाइल आ तो गया है, अब इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन कहता है यहाँ पे आया तो कुछ तो मदद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बाइल कहता है भैया और मैं एंजाइम वगैरह तो लेकर नहीं आया हूँ, बट जो आपका ये फैट जो दिख रहा है ना मेरे को, इसको मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। तो कहता है ये लगो, तो यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसेलिस। तो यहाँ पर बाइल क्या करता है, यानी जो फैट होता है उसको स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करने लगता है, उसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब पूछते हैं बाइल और क्या कर सकते हो? बाइल कहता है ये लाइपेजिस जा रहा है, अब ये ट्रिप्सिन पता नहीं कब एक्टिव करेगा, मैं भी इसको एक्टिव कर सकता हूँ। तो कहते हैं वो भी कर दो। तो बाइल ऑल्सो एक्टिवेट द लाइपेजिस एंजाइम। तो ट्रिप्सिनोजन जो है, जो वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हुआ है, वो भी लाइपेजिस को एक्टिव कर सकता है, और जो बाइल है वो भी आपका एक्टिव कर सकता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखना। अब जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहे क्वेश्चन, एक के बाद एक क्वेश्चन, एक के बाद एक आएंगे। नीट 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट एंजाइम कंपोजिशन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। यानी पैनक्रियाटिक जूस के अंदर यहाँ पे कौन सा एंजाइम हमें मिलेंगे? एमाइलेज, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन। बी है एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, माल्टेज। सी है पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन। और डी है लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। सिंपल सा देखिए, फर्स्ट जो ए ऑप्शन है उसके अंदर रेनिन गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है। सेकंड देखिए एमाइलेज, पेप्सिन, पेप्सिन हमने वापस गैस्ट्रिक जूस में पढ़ा था। सी देखिए पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, रेनिन भी हमने गैस्ट्रिक जूस में पढ़ा था। तो लाइपेज था, एमाइलेज था, ट्रिप्सिनोजन था, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज था। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही आसान, प्योर एनसीईआरटी।
चलिए नेक्स्ट अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो नीट 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए जो पेपर होता है उसका क्वेश्चन है। मैच द कॉलम है, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दिस कॉलम इन 2 एंड द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में रेनिन, एंटेरोकाइनेज, ऑक्सेंटिक सेल, फ्रक्टोज। कॉलम 2 है विटामिन B12, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट मिल्क प्रोटीन और ट्रिप्सिनोजन। देखिए हमने जो वो फ्रक्टोज वाला नहीं करवाया है, बट कोई जरूरी नहीं है कि उसको करवा के करवाएं, इससे आंसर आ जाएगा हमारा। रेनिन किस में मदद करता था? मिल्क प्रोटीन को डाइजेशन करने में, तो फर्स्ट जो है वो हमारा थर्ड के साथ चला जाएगा। ओके। एंटेरोकाइनेज क्या करता था? ट्रिप्सिनोजन को बुलाता था और ट्रिप्सिन में एक्टिव कन्वर्ट कर देता था, तो सेकंड जो वो हमारा फोर्थ के साथ चला जाएगा। ओके। उसके बाद ऑक्सेंटिक सेल, ऑक्सेंटिक सेल क्या करते थे? जो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करते थे, विटामिन B12, ये नीट 2020 का भी क्वेश्चन था, तो थर्ड जो हमारा फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ओके। और तो फ्रक्टोज एक ही बच गया, उसमें क्या होता है? फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही आसानी से हमारे आंसर आ रहे हैं, कोई हमें ज्यादा दिक्कत की परेशानी नहीं हो रही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नीट 2020 फेज 1 का है। द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ, जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम था वो क्या कर रहा था? प्रोटीन इंटू पॉलीपेप्टाइड, ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन, कार्सिनोजन इंटू कैसिन, पेप्सिनोजन इंटू पेप्सिन। वो ट्रिप्सिनोजन को बुला रहा था, थप्पड़ मार रहा था, एक्टिव कर रहा था ट्रिप्सिन के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। बहुत ही आसानी से हमारे आंसर आए जा रहे हैं। ओके चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारे इंटेस्टाइनल के अंदर जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या काम करता है, वहां पर कौन से एंजाइम वगैरह होते हैं। चलिए, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस। तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल के अंदर जो म्यूकोसा लेयर है उसमें एपिथेलियम के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, गोबलेट सेल्स। ओके। और यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था नीट 2020 का, अगर आपको याद नहीं है, यूनिसेलुलर ग्रैंड्स वगैरह और मल्टी सेलुलर ग्रैंड्स वगैरह, वो लेक्चर देख सकते हो। The secretion of the breast border cells of the mucosa along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice और succus entericus। तो जैसे गैस्ट्रिक जूस था, जैसे पेनक्रियाटिक जूस था, तो वो जो इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल जूस बोलेंगे। और इंटेस्टाइनल जूस का सेकंड नाम क्या है? सक्कस एंटेरिकस है। सिंपल समझ में आ गया? ओके। अब ये सीक्रेट कौन करता है? ये देखिए, कुछ तो म्यूकोसा के साथ जो लेयर होती है वो सीक्रेट करती है, वहां पे जो ब्रेस्ट बॉर्डर सेल्स होते हैं वो म्यूकोसा सीक्रेट करते हैं। इसके अलावा गोबलेट सेल्स होते हैं वो भी कुछ चीजें सीक्रेट करते हैं, उन सबसे सीक्रेशन से बन जाता है आपका इंटेस्टाइनल जूस, जिसे सक्कस एंटेरिकस भी बोल सकते हैं। द जूस कंटेन ए वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। अब देखिए कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, बस आपको चार चीजें याद रखनी है कि हमें कार्बोहाइड्रेट जो है उसको करना है, प्रोटीन को करना है, फैट को करना है, न्यूक्लिक एसिड को करना है, वही आ जाएगा। दिस जूस कंटेन ए वेराइटी ऑफ एंजाइम लाइक, सबसे पहले डाइसैकेराइड्स दैट इज माल्टेज। डाइसैकेराइड्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट में मदद करेगा, सिंपल सा है। डाइपेप्टाइडेज प्रोटीन, तो डाइपेप्टाइडेज प्रोटीन में मदद करेगी। लाइपेजिस हमारा किस में मदद करेगा? जो हमारी फैट है उसको डाइजेशन में करेगा। न्यूक्लियोसाइडेजिस न्यूक्लिक एसिड जो उसमें मदद करेगा। तो ऐसे ही हमारे पैनक्रियाटिक जूस के थे, ऐसे ही हमारे यहाँ पर है। ओके सिंपल है। ओके चलिए, अब यहाँ पर भी हमें वापस प्रोटेक्शन करनी होगी ना, क्योंकि इतने सारे एंजाइम्स वगैरह है, तो यहाँ पर भी हमें तो इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वरना इतने सारे एंजाइम आएंगे, पता चला इंटेस्टाइन ही जो है वो डाइजेस्ट हो गई, तो वहां पर क्या होगा? द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट। तो जैसे वहां पर गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी बाइकार्बोनेट आ रहे थे, म्यूकस आ रहे थे, वैसे यहाँ पर भी कुछ बाइकार्बोनेट और म्यूकस आएंगे फ्रॉम द पेनक्रियास प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल जूस। तो यहाँ पर ये जो बाइकार्बोनेट आ रही है वो ध्यान रखना किससे आ रहे हैं? पेनक्रियास से आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं? पेनक्रियास। एक एक लाइन एक एक वर्ड इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी का। ओके, प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन एल्कलाइन मीडियम दैट इज पीएच 7.8। क्योंकि देखिए वहां पर 1.8 था, हाईली एसिडिक था, और हाईली एसिडिक में ये जो एंजाइम्स है वो वर्क नहीं कर पाएंगे। ओके, वो अगर एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाएंगे, कौन से? जो हमारे पेनक्रियाज वाले और इंटेस्टाइन वाले हैं, वो एसिडिक में वर्क नहीं कर पाएंगे। पेप्सिन आपका वहां पर वर्क कर सकता है, बट ये जो एंजाइम्स है वो कहेंगे हमें एसिड देखते ही इसमें हमारा से काम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर उसको एल्कलाइन मीडियम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, द सब म्यूकोसल ग्लैंड बर्नर ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन दिस। और जो बर्नर ग्लैंड है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? वो सब म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट है। म्यूकोसा के अंदर गोबलेट सेल्स प्रेजेंट है, बट जो सब म्यूकोसा है वहां पर बर्नर ग्लैंड प्रेजेंट है, और बर्नर ग्लैंड भी इसमें मदद करता है कि हाँ हम भी इस चीज को बेसिक करेंगे। ओके, और हम जो इंटेस्टाइन है उसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी बर्नर ग्लैंड कोशिश करता है। ओके, चलिए अब जो यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान आसान सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है।
पहला क्वेश्चन हमारा नी 2015 का, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान सा। द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सक्कस एंटेरिकस, यानी सक्कस एंटेरिकस में से कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। देख लीजिए, माल्टेज, न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियोसाइडेज या फिर लाइपेज। तो हमने ध्यान से देखी, यहाँ पर पढ़ा था डाइसेक्राइडेज, एग्जाम्पल लिया था उन्होंने माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, ओके। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा था लाइपेजेस और न्यूक्लियोसाइडेजेस। न्यूक्लियोसाइडेजेस तो था वो सक्कस एंटेरिकस में प्रेजेंट था, बट जो हमारा न्यूक्लियसिस था वो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट था। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, प्योर NaCl। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो नी 2019 का है। आई होप कि आपसे बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द सेल्स हु सीक्रेशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्रॉम वेरियस एंजाइम्स, यानी वो कौन से यहाँ पर जिनसे सीक्रेशन कौन सा होता है इंटेस्टाइनल के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन। गोबलेट सेल, ऑक्सेंटिक सेल, ड्यूडेनम सेल और चीफ सेल। अब आप कहोगे ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल पढ़ा था आपने। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल विच सीक्रेट म्यूकस। तो गोबलेट सेल जो थे वो म्यूकस को सीक्रेट कर रहे थे, और वो क्या करा था, द सीक्रेशन ऑफ द गोबलेट सेल कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस ऑफ सक्कर, दिस जूस कंटेन ए वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक, और ये क्या कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी। तो आंसर आ जाएगा गोबलेट सेल। बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे, आई होप कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे होंगे और बहुत ही आसानी से हो गए होंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही इजी से हमारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। अब जो जो एंजाइम मैं नहीं बताऊंगा बार बार कौन सा एंजाइम कहां से आ रहा है, क्या कुछ हो रहा है, पहले जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस वगैरह से जो एंजाइम आ रहे हैं वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फिर जो हमारे इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम है वो फंक्शन करेंगे। बस इतनी चीज याद रखना, समझ में आ गया। चलिए तो देखिए, प्रोटीन, प्रोटियोसिस और पेप्टाइड, जिसे हम पेप्टाइड भी बोलते थे, पार्शियली हाइड्रोज प्रोटीन इन द काइम रीचिंग द इंटेस्टाइन आर एक्टेड अपॉन द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ पेनक्रियाटिक जूस आर गिवन बिलो। सबसे पहले जो पेनक्रियाटिक के जो एंजाइम है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उनसे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर इंटेस्टाइन के एंजाइम्स आएंगे। आप याद रखना, प्लीज प्लीज याद रखना, पहले पेनक्रियाटिक के हमने एंजाइम जो है वो आएंगे, फिर जो इंटेस्टाइन के है वो आएंगे। सिंपल सा याद रखना। प्रोटीन हो चाहे पेप्टोन हो चाहे प्रोटियोज हो, प्रोटीन डायरेक्ट भी आ सकती है और पेप्टोज और प्रोटोन जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर कन्वर्ट किया था पेप्सिन ने, उस फॉर्म में भी आ सकती है। अब वहां पर कौन से एंजाइम आ गए आपके आ गए पेनक्रियास के, याद रखना मैंने आपको बताया था। तो वहां पर हमने 3 एंजाइम बताए थे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज था वो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में हो गया, काइमोट्रिप्सिनोजन था वो काइमोट्रिप्सिन में हो गया, ट्रिप्सिनोजन था वो ट्रिप्सिन में, यानी तीनों एक्टिव फॉर्म के अंदर है और ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे डाइपेप्टाइडेज। याद रखना एक एक चीज, डाइपेप्टाइडेज याद रखना, ओके। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो है वो क्या होगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज आएगा, ओके। तो पॉलीसेक्राइड स्टार्च यानी एमाइलेज एंजाइम आएगा जो पेनक्रियाटिस के साथ सीक्रेट किया जा रहा था, वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइसेक्राइड। ये प्रोडक्ट याद रखना आपको, डाइपेप्टाइडेज, डाइसेक्राइडेज, ये याद रखना, क्योंकि अब इन पे आगे वापिस फंक्शन चलेगा और वो आपके इंटेस्टाइनल वाले एंजाइम पर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फेट्स का क्या होगा भैया, द फेट्स आर ब्रोकन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ द बाइल इनटू द डाई एंड मोनोग्लिसराइड। बाइल क्यों कहा गया है, क्योंकि लाइपेजेस को एक्टिव कौन करेगा, बाइल, याद है ना। तो यहाँ पर फेट्स जो है वो लाइपेजेस से डाइग्लिसराइड में और मोनोग्लिसराइड में हो जाएंगे। यहाँ पर जो डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड है, यहाँ पर आएंगे आपके कौन से एंजाइम्स, जो आपके इंटेस्टाइन के थे। अब न्यूक्लियस देख लीजिए, न्यूक्लियस इन द पेनक्रियाटिक जूस एंड न्यूक्लिक एसिड, याद रहेगा ना न्यूक्लिक एसिड क्यों है, टू फॉर्म द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियस कौन सा है, ये पेनक्रियाटिक जूस वाला है, और न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल सा आ गया, ओके। अब यहां पर जो एंजाइम है वो सक्कस एंटेरिकस के आएंगे, तो वो प्रोटेक्ट याद रखना। देखो डाइपेप्टाइडेज था, ये आपका माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज है वो डाइसेक्राइडेज है, और जो आपका न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लिक एसिड से आया है, और डाई और मोनोग्लिसराइड वो जो आपका पेनक्रियाटिक जूस से आया है। सिंपल सा है, देखिए, द एंजाइम इन द सक्कस एंटेरिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। दिस फाइनल स्टेप इज डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर देखिए, डाइपेप्टाइडेज के अंदर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम था, सक्कस एंटेरिकस के अंदर वो एमाइनो एसिड में उसको कन्वर्ट कर देगा, यानी प्रोटीन जो थी वो आपकी एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो चुकी है। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज जो है वो क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, और ये डाइसेक्राइड है। तो यहाँ पर डाइसेक्राइड जैसे आपका माल्टेज हो गया, लैक्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, ये सब आपके डाइसेक्राइडेज एंजाइम के अंदर आ जाते हैं।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना, माल्टोज जो वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगी, लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट होगी, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट होगी। ये तीनों पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। ओके, चलिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया। अब हमारे पास बच गए फेट और न्यूक्लिक एसिड। पहले न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से हमारा न्यूक्लियोटाइडेज आएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड आ जाएगा, शुगर और बेस बन जाएगा। और ये शुगर और बेस वगैरह क्या है, ये हम बायोमोलिक्यूल के अंदर भी पढ़ेंगे, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर भी पढ़ेंगे। वहाँ पे हम बात करेंगे कि अलग अलग टाइप के बेसिस होते हैं। पेंटोज शुगर होता है और वहाँ से बनता है न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज के अंदर फॉस्फेट ऐड हो गया तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड का ब्रेक डाउन होगा तो ये चीजें बन जाएगी। आगे समझ में? ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं फेट की। तो फेट वापस वही है, डाई एंड मोनोग्लिसराइड। ये कन्वर्ट किसमें हुआ था? पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा। अब एंजाइम आएगा लाइपेजिस। ये लाइपेजिस एंजाइम कौन सा है? जो इंटेस्टाइन के अंदर जो सीक्रेट हुआ था उसका है। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। तो फेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड ग्लिसरॉल के अंदर, न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है शुगर और बेस के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है एमाइनो एसिड के अंदर, और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है वो अलग अलग कन्वर्ट हो जाते हैं। सिंपल सा, क्लियर है? ओके, बहुत ही आसान, सही। देखिए, द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल, जो बड़े बड़े मोलिक्यूल जो मेंशन अबाउ अकर इन द ड्यूडेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ पर होगा? जेजुनम और इलियम के अंदर होगा। ठीक है, द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट पढ़े थे हमने, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम के अंदर मेनली जो वो डाइजेशन का काम होता है, जेजुनम इलियम के अंदर मेनली जो वो एब्जॉर्प्शन का काम होता है। द अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर पास्ड ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन, और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको बाहर निकालेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वहां से रेक्टम में, और रेक्टम से एनएस के थ्रू बाहर निकाल देंगे। ओके, बहुत ही आसान है। अब ये चीजें मुश्किल नहीं इतनी। चलिए, अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है? नहीं होता ज्यादा कुछ। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी मेनली डाइजेशन का वर्क नहीं होता। द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, क्या क्या फंक्शन है? पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स। कुछ ऐसी ड्रग्स वगैरह जो हम लेते हैं, मतलब जो टेबलेट की फॉर्म में, उसको भी तो ड्रग्स बोलते हैं ना। कुछ दवाइयां वगैरह, अगर कुछ बीमारी हो जाए तो वो कुछ मिनरल कुछ वाटर वहां पर एब्जॉर्ब हो सकता है। सीक्रेशन ऑफ म्यूकस विद द हेल्प इन एडरिंग द वेस्ट अनडाइजेशन। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको वो इकट्ठा करते हैं, ऐसा म्यूकस सीक्रेट होता है। किसके द्वारा? लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा। पार्टिकल्स टुगेदर एंड ल्यूब्रिकेटिंग इट फॉर इजी पैसेज, और उसको इजी पैसेज के लिए भी होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग उसको अंदर रखते हैं, वो उसको इकट्ठा करता जाता, वो सूख जाता है, फिर उसको बोलते हो कि अब आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। चलिए आगे देख लीजिए। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस कॉल्ड फीकस एंटर इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द इलियोसिकल वॉल। ये याद रखना, इलियोसिकल वॉल कहाँ पे होता है? प्रेजेंट। ठीक है, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। तो यानी फीकल मैटर वापिस जो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना चला जाए, वो तो वहां पर एक स्पिंक्टर होता है, इलियोसिकल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, कहाँ पर होता है? जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्कम के अंदर एंटर कर रही होते हैं वहां पर प्रेजेंट होता है। इज इट टेम्परेली स्टोर इन द रेक्टम टिल डिफेक्शन। और जो फिर जो आपका अनडाइजेस्टिव मटेरियल है वो रेक्टम के अंदर स्टोर होता रहता है टेम्परेरी टाइम के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं निकालोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बीमारियां हो जाएगी। चलिए, अब हम बात करेंगे ये सब कुछ किसके कंट्रोल में होता है। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट। द साइट एंड स्मेल एंड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ द सलाइवा। तो ये जो भी फंक्शन हो रहा है, जो एंजाइम्स कब कौन सा सीक्रेट करना है, कितना फूड आया उस हिसाब से उसे एंजाइम को सीक्रेट करना है, उसे एंजाइम को एक्टिवेट करना है, उसके अंदर मूवमेंट करनी है, ये सब कुछ जो कंट्रोल करेगा वो न्यूरल सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल करेगा। सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि स्मेल वगैरह भी अगर हमारे फूड में आती है, फूड हमारे अंदर ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, तो फिर उससे क्या होता है कि वो ऐसे मतलब अच्छा लगता है कि वहाँ पे हार्मोनल न्यूरल कंट्रोल वगैरह जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और मुंह में पानी आने लगता है, यानी सलाइवा आने लगता है। कहते हैं ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मुंह में पानी आ गया, यानी स्मेल भी अगर आएगी तो भी क्या होगा कि वहां पर जो वो सलाइवा सीक्रेट होने लग जाएगा। चलिए, गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल सीक्रेशन आर ऑल्सो है। तो गैस्ट्रिक जो जूस होते हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस होते हैं, वो भी मदद करते हैं। सिमिलरली स्टिमुलेटेड बाय द न्यूरल सिग्नल, इसके अलावा न्यूरल सिग्नल भी होते हैं। द मस्कुलर एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटली बाय न्यूरल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो भी हमने मूवमेंट देखी थी, चाहे वो पेरिस्टाल्टिक हो, चाहे वो चर्निंग मूवमेंट हो, या फिर इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग मूवमेंट हो, उसको भी थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाता है न्यूरल मैकेनिज्म के द्वारा। इसके अलावा जो है वो हार्मोनल जो एक्टिविटी होती है, वहाँ पे कुछ सीक्रेट होते हैं हार्मोन, वहीं के वहीं सीक्रेट होते हैं।
और नी 2017 का क्वेश्चन डिस्कस करवाया था हमने, और वहाँ पे बताया था आपको सेरोटोनिन हार्मोन के बारे में कि वो वहीं से वहीं सीक्रेट होता है, वो आपकी अलग अलग मूवमेंट में भी मदद करता है। ओके, तो यहाँ पे लिख रखा है बोथ लोकल एंड द सीएनएस न्यूरल मैकेनिज्म भी हो सकता है, लोकल वहीं के पास में न्यूरल मैकेनिज्म वो भी मदद करता है। हार्मोनल कंट्रोल द सीक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस, तो हार्मोन जो होता है वो कंट्रोल करता है डाइजेस्टिव जूस कितना सीक्रेट होगा और कितना नहीं होगा। कैरिड आउट बाय द लोकल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल जूस, ये भी याद रखना जो भी यहाँ पर हार्मोन जो सीक्रेट हो रहे हैं वो वहीं के वहीं पे ही सीक्रेट होते हैं, मतलब गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के द्वारा ही सीक्रेट होते हैं। ये भी पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना। अब हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का सिंपल सा ये मतलब समझ लीजिए कि हम कितना फूड खाते हैं तो वो कितनी एनर्जी देता है। एनर्जी का मतलब है कि हीट देना। अब आप देखिए पानी गर्म करना है तो उसके नीचे आप हीट दोगे तो वाटर गर्म हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ मेजरमेंट होता है कि हमने कितनी हीट दी है कि कितना पानी गर्म होगा। ओके, उसी तरह हमारा फूड में जो हमारा फूड आया है वो प्रोटीन कितनी हीट बना सकता है। ओके, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कितनी हीट बना सकता है, ये याद रखना। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, जब हमारी जो शरीर है वो क्या करता है, हीट रिलीज करता रहता है, तो हमारी बॉडी के अंदर हीट होती है, तभी तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है, क्योंकि बार बार हीट जो वो प्रोड्यूस होती रहती है, एक्स्ट्रा जो होती है वो बाहर निकलती रहती है। The energy requirement of animals and the energy content of food are expressed in the terms of measure of heat energy because heat is ultimate form of the all energy। यानी कोई भी एनर्जी ले लो, अल्टीमेटली उसका काम एक ही होता है, हीट बनाना, गर्मी पैदा करना। दिस इज ऑफन मेजर टू एज द कैलोरी, तो यहाँ पर इसको मेजर करते हैं कैलोरी और जूल में, एक ही बात है, चाहे कैलोरी बोलो चाहे जूल बोलो एक ही बात है। विच इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। मान लीजिए आपने 1 ग्राम लिया, 1 ग्राम वाटर लिया आपने, सिंपल है, 1 ग्राम आपने वाटर लिया और उस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। सिंपल समझ लीजिए, 1 ग्राम वाटर लिया, टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, आपने 1 कैलोरी हीट दी उसको या 1 जूल हीट दी, 1 कैलोरी हीट दी चाहे 1 जूल हीट दी, बात एक ही रहेगी। टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, वाटर था 1 ग्राम, तो अगर 1 कैलोरी आपने हीट दी है तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया, सिंपल सी ये बात है। Since this value of tiny amount of energy physiologically commonly use किलो कैलोरी और किलो जूल, तो ये तो जो है आपका जूल या फिर कैलोरी बहुत छोटा रह जाता है, इसलिए हम यूज करते हैं किलो कैलोरी या फिर किलो जूल। किलो का मतलब होता है 1000, यानी डायरेक्ट हम यूज करेंगे 1000 कैलोरी या 1000 जूल। ओके, 1 किलो जीरो कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम। अब सिंपल सा है, वहां पर 1 ग्राम को अगर 1000 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम वाटर जो है उसको अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे, अब आप ये मान लीजिए आपके पास 1 kg वाटर है। ओके, वैसे वाटर लिक्विड है और आप ये कहोगे यहाँ पे तो लीटर आना चाहिए, ये इतना ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। आप मान लीजिए 1 kg आपके पास वाटर है, 1 kg वाटर में अभी टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, आपको 11 करना है, तो वहां पर आप जो है वो 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी जो वो हीट दे दीजिए, वो काम हो जाएगा। तो इस तरह हम मेजर करते हैं। अब हमें ये क्यों बता रहा हूं मैं, सिंपल सा ये बता रहा हूं कि हमारा जो फूड होता है उसमें कितना ग्राम जो है वो कितनी एनर्जी देता है, ताकि आप याद रहे। The amount of the heat liberated from the complete combustion of 1 gram of food in bomb calorimeter is controlled इज इट्स ग्रोस कैलोरी और ग्रोस एनर्जी वैल्यू। ग्रोस याद रखना, ग्रोस का मतलब क्या होता है, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे, ग्रोस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी। ग्रोस का मतलब है कि बिल्कुल आइसोलेटेड कंडीशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई हीट इधर उधर चली गई हो, नहीं, पूरी कंप्लीट एक पूरा कंप्लीट चैम्बर बंद करके आइसोलेटेड में हम हीट देते हैं, तब जो आता है वो ग्रोस होता है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्चुअल में जो आएगा वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू आएगी। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड 1 ग्राम फूड इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो ग्रेस वैल्यू वो होती है जहां पे सब चीज बंद रहे, पर हमारा शरीर पूरी तरह से बंद नहीं है, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो फिजियोलॉजिकल वैल्यू आएगी। देख लीजिए, ग्रोस वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि वो आइसोलेटेड में की जाती है, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, बट फिजियोलॉजिकल वैल्यू वो कम आएगी क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है, कभी भी कोई चीज परफेक्ट होती नहीं है। तो ग्रोस वैल्यू जो होगी वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की वैल्यू देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट की होगी 4.1, ओके, प्रोटीन की होगी 5.65 किलो कैलोरी है, और आपकी फैट की जो होगी वो 9.45 ग्राम होगी। अब देखिए, बट अगर हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू लें तो क्या होगी, वेयर इज देयर फिजियोलॉजिकल वैल्यू, यानी एक्चुअल में कैसी वैल्यू आएगी, तो कार्बोहाइड्रेट की आएगी 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन की आएगी भी 4 किलो कैलोरी, और फैट की आएगी केवल 9। तो यहाँ पे देखिए 4.1 से 4 हो गया, 5.65 से 4 हो गया, 9.45 से 9 हो गया, यानी एक्चुअल में ऐसी आती है। और अगर ग्रोस वैल्यू पूछ ले आपसे क्वेश्चन में तो आपको 4.1, 5.65 और 9.45 बतानी है। अगर आपसे जो फिजियोलॉजिकल पूछे तो आपको 4, 4 और 9 बतानी है। नी 2013 कर्नाटका स्टेट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है।
वहां पर उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दे दिया था कि हमने इतना ग्राम जो है वो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, इतना ग्राम जो हमने फैट लिया है और इतना ग्राम जो हमने प्रोटीन लिया है। बताइए टोटल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 2 ग्राम है तो उसको 2 × 4 कर लोगे तो 8 आ जाएगा। ओके, अगर वो 10 है तो 10 × 4 कर लोगे तो 40 आ जाएगा। ऐसा करके क्वेश्चन था, वो बंदे को बताना था, मैंने आपको समझा दिया है, ऐसा कुछ होता है। ओके, तो ये सब कुछ था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।